हमारे यहाँ लिखना तो दूर की बात है, पढ़ने का रुझान कम होता जाता है। हाँ। बात ये है कि बहुत सारे लोग अब ये सवाल भी कर सकते हैं कि भाई जब चैट जीपीटी आ गया है तो आप लिखने की बात कर रहे हैं। जो अच्छे लिखने वाले भी हैं उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं होते, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आइल्स की राइटिंग में फंस रहे हैं, वो तो उर्दू में भी नहीं लिख पा रहे। एग्जैक्टली यस। मतलब अगर हम लोगों के रोमन में भी लोग जो लोग चैटिंग करते हैं उसमें वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज कोई लंबा अगर भेज रहे हैं या कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो उसको भी देख के अंदाजा हो जाता है कि लिखने का सेंस नहीं है। उर्दू के अंदर जुमले आमतौर पर सादा होते हैं, रमा दवा होते हैं, तो अगर हम उसी तरह इंग्लिश लिखेंगे तो वो खूबसूरती उसमें नहीं आ पाती है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लो ऑर्डर थिंकिंग पर ही रह जाते हैं, रेक्टिफिकेशन पर रह जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इसी वजह से ही जब हम देखते हैं आगे जाकर जब वो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ उनको इश्यूज आते हैं और वो कहते हैं ये पता नहीं हमसे क्या मांग रहे हैं, ये इंग्लिश तो हमारी टेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारी कुछ और स्किल टेस्ट कर रहे हैं। लिखना सीखिए, लर्न टू राइट, इसके बारे में तो आपने सुना होगा और शुरू से ही बच्चों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि लिखते कैसे हैं, पेंसिल कैसे चलाते हैं, कॉपी पर किस तरह लिखते हैं। लेकिन राइटिंग टू लर्न ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आज की पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है। तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। राइटिंग टू लर्न क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है क्या नहीं है, वो सब आज की इस पॉडकास्ट में आप जान सकेंगे। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत यूनिक टॉपिक है और मैंने भी पहली बार इस टॉपिक का नाम भी पहली बार मैंने सुना है। तो मेरे लिए तो ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा मेरे लिए इसको एक्साइटेड भी हूँ मैं इस डिस्कशन के लिए। तो खैर इस टॉपिक को हम जो है ना आपने थंबनेल पे वैसे देख ही लिया होगा और हम इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिलचस्प मौजूद है, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सर आसिम कुरैशी साहब। कैसे हैं सर? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और सर का मैं अगर आपको तारुफ़ करवाऊँ तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं सर, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स इनमें सर इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं सर से राइटिंग टू लर्न। एक तो है लर्न टू राइट, ठीक है ना, मतलब लिखना कैसे है, लिखते कैसे हैं, इसका फ़न। और आज सर जो मौजू लेकर आए हैं वो है राइटिंग टू लर्न, मतलब सीखने के लिए लिखना। तो ये थोड़ी सी हो सकता है कि कन्फ्यूजन भी रहे, लेकिन बहरहाल आपने घबराना नहीं है और सर को आपने गौर से सुनना है। तो इंशाल्लाह सीखेंगे आज बहुत कुछ इनसे। तो सर सबसे पहले स्टार्ट तो यहाँ से मैं लेना चाहूँगा कि राइटिंग, रोल ऑफ राइटिंग इन एजुकेशन, मतलब क्या अहमियत है। क्योंकि हम कुरान पाक का अगर मुताला करें तो अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल फरमाई इकरा, पढ़िए, ठीक है ना, पढ़िए। और फिर आगे जाके अल्लाह ताला ने फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, यानी अल्लाह ताला अपने बारे में फरमा रहा है कि उसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। तो मतलब लिखने का जो है फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे मनकूल हमें कॉल भी सुनते हैं और हमें ये दरस निज़ामी के दौरान हमें बहुत बार ये बताया गया हमारे असातिज़ा की तरफ से कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताबती, कि इल्म को लिख कर कैद कर लो। तो हम देखते हैं ना पॉइंट्स लोग लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, एक एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि राइटिंग का क्या किरदार है एजुकेशन में। हाफिज़ साहब, एक तो ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हवाले दिए हैं हमारे मज़हब से, दीन से, कुरान पाक से भी, और एक अजीम कौल भी आपने नकल किया है। तो ये बात, और जो एक बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि हम बात कर रहे हैं राइटिंग की, लेकिन उससे पहले रीडिंग ही आता है इनफैक्ट। अच्छा। आपकी रीडिंग अच्छी है तो ही आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। ओके। लेकिन चूंकि हमारा मौज़ूद आज सिर्फ लिखना है हाँ, तो हम नहीं बात कर ही लें, अब आपने छेड़ दिया है तो क्या करें, रीडिंग में भी बात हो जाए। नहीं, श्योर। देखें, रीडिंग इनफैक्ट लिखने के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए जो कि आपको रीडिंग से ही मिलते हैं। ओके। जब आप मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ते हैं, अच्छे लिखने वालों को पढ़ते हैं, तो आपके ज़ाहिर है कि नए नए अल्फाज, नए ख़यालात आपके जहन में आते ओके, हैं। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। राइटिंग जो है इनफैक्ट उसको आपको रिप्रोड्यूस करना ही होता है, उन आइडियाज़ को। उसको आप, उस पर आप रिफ्लेक्शन करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं उन आइडियाज़ को, और उसके बाद उन आइडियाज़ को अपनी
राइटिंग में लेकर आते हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि अलमिया कह रहे हैं इसको कि हमारे यहाँ लिखना तो दूर की बात है, तो पढ़ने का रुझान कम होता जाता है। हाँ ये थोड़ा सा हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज़ है जो पैदा हो रही है। और हम बात कर रहे हैं लिखने की, एक मुश्किल टॉपिक की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब एक्चुअली हम जो और लिखने की बात भी हम उस दौर में कर रहे हैं जब चैट जीपीटी आई है। जी हाँ, जी हाँ। क्या आप उसे इंस्ट्रक्शन दो और वो पूरा लिख के आपको दे ये देगा। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही। फैक्ट कि बात ये है कि बहुत सारे लोग अब ये सवाल भी कर सकते हैं कि भाई जब चैट जीपीटी आ गया है तो आप लिखने की बात कर रहे हैं, हाँ तो मुझे तो जो कुछ भी आंसर चाहिए मैं तो उसको कमांड दूं और मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा तो ही है। मुझे क्या जरूरत है लिखने की? लेकिन सिचुएशन या सिनेरियो ये नहीं है, और लिखने की अपनी बहुत बड़ी अहमियत है और रियल लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो एक थोड़ा सा एक आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन हो सकती है सुनने हाँ वालों हाँ को। तो वो यही कि जैसे आपने शुरू में कहा कि लर्निंग टू राइट हाँ पहला मरला है, हाँ। लिखना सीखिए, पहला मरहला तो यही है। अच्छा, जाहिर है कि इसमें भी हमारे यहाँ मसाइल हैं कि हमें जो है एक्चुअली लिखना ही नहीं आता। अगर हम इवन ये तक देखें, अब से कुछ अरसे पहले तक ये बात अक्सर लोग कहा करते थे कि भाई उसने मैट्रिक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन वो एक दरख्वास्त तक नहीं लिख सकता। आमतौर पर कहा जाता था, और ये सिचुएशन जो है जारी है। बहरहाल अभी तक ऐसा ही सूरत हाल है। तो मेरा चूँकि थोड़ा सा वास्ता आइल्स से भी रहा है, आइल्स का राइटिंग मॉड्यूल मैंने पढ़ा है और मैंने करवाया, तो मैंने देखा है कि जो हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं और हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो भी जब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो उनको इश्यूज आते हैं। ओके। और वो एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में लिख नहीं पाते। उन इश्यूज की क्या वजह है? उन इश्यूज की वजह ये कि एक्चुअली हम ये देखते हैं कि हमारे स्कूल सिस्टम से ही वो चीज़ें इनफैक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं हमारे करिकुलम के अंदर, हमारी एजुकेशन के अंदर। ओके। उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं इनफैक्ट आज जो हमारा मौजू है। तो जो ये राइटिंग, जो लर्निंग टू राइट है, तो ये पहलू अपना खुद एक डेप्थ रखता है। इसमें हम ज़ाहिर है कि उसके जो दो बड़े पहलू हैं राइटिंग के, ख्वाह वो उर्दू में लिखें आप, ख्वाह वो इंग्लिश में लिखें, वो ग्रामर है, और दूसरा पहलू इसका ऑर्गेनाइजेशन है आपकी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग का। तो हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात कर लें तो वाकई बहुत सारे ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं जो मैंने देखे हैं कि जो अच्छे लिखने वाले भी हैं उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं होते, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतनी अच्छी तरह अल्फाज का इंतखाब नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसी तरह सबसे जो बड़ा मसला है, अगर आप किसी से कोई चीज़ लिखवाएं तो लिखने में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। अच्छा, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बाहर के ममालिक हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर दरहकीकत वो ये तमाम चीज़ें मांगते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मुझे कहते थे कि सर ये जो टेस्ट है आइल्स का, कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, ये कुछ और स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं, ये तो फेल कर देते हैं हमें, ये तो हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, ये अटेम्प्ट करते हैं तो हम इसको पास नहीं कर पाते। टॉपिक ही ऐसा दे देते कि बंदा लिख ही नहीं पाए। लिख ही नहीं पाए। हाँ। अजीब अजीब टॉपिक दे देते हैं, Exactly. ये उस मौजू पे लिखें, उस मौजू पे लिखें। अच्छा, एक्चुअली बात सारी ये है कि चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर, या मुआशरा क्या है, या हमारे स्कूलिंग सिस्टम कह लें इसको, शायद ये ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें लिखने का चूंकि एक रिवाज ही नहीं है। अच्छा, तो वो इस वजह से जो है हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आइल्स की राइटिंग में फंस रहे हैं, वो तो उर्दू में भी नहीं लिख पा रहे। एग्जैक्टली, यस। मतलब अगर हम लोगों के रोमन में भी लोग जो लोग चैटिंग करते हैं, उसमें वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज कोई लंबा अगर भेज रहे हैं या कोई कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसको भी देख के अंदाजा हो जाता है कि लिखने का सेंस नहीं है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ यही नहीं है, एक तो आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि लिखने का सेंस नहीं है, लेकिन दूसरी बात आप ये देखें कि रोमन लिखने की वजह से हम उर्दू के हरफ तहज्जी, अल्फाज वगैरह उससे नावाकिफ़ होते चले जा रहे हैं, और इतनी अब ख़राब उर्दू लिखते हैं जहाँ पर हम जो उर्दू के हरफ तहज्जी हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही, और उसको हम सही तरह से लिख नहीं पा रहे होते। ऐसे ही तो एक्चुअली बिगाड़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है राइटिंग के हवाले से। तो ये तो एक चूँकि अलग पहलू है कि ग्रामर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ना कि उसमें पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है,
कई चीज़ें हैं जिसमें जो हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी तरफ जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन या पूरी एक राइटिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इवन ये कि हमारे यहाँ लोग पैराग्राफ नहीं लिख पाते। हाँ पैराग्राफ के ओपनिंग सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए उसको नहीं लिख पाते। पैराग्राफ्स के दरमियान ट्रांजिशनिंग कैसे होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो कैसा होना चाहिए, वो इसका ख्याल नहीं रख पाते। तो हम ये देखते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छा, फिर लोग मेरा खुद जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं जब आके टेस्ट देते हैं आइल्स के लिए, तो ये समझते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसा है भी कि बाज़ औक़ात उनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगेन जब वो राइटिंग लिखना की है बात आती है समथिंग तो वो डिफरेंट। स्ट्रक्चर उनको नहीं सर आता। सीएसएस को देख लेना, वहाँ सबसे मुश्किल राइटिंग टास्क है। राइटिंग टास्क है। अच्छा, एक चीज़ और देखी मैंने हाफिज़ साहब, वो ये कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जैसे अगर हम ये देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में देखें, जब मैंने एमबीए कर रहा था तो मुझे उसमें वहाँ थीसिस लिखना था। अच्छा। जी हाँ, तो उस थीसिस के अंदर आखिर में तो थीसिस लिखना लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। तो उसकी वजह सिर्फ क्या थी कि हमारे यहाँ वो इनफैक्ट रिसर्च का एक कल्चर नहीं है, राइटिंग का कल्चर नहीं है। तो राइटिंग में समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हम जो बात कर रहे थे तो ये हम बात कर रहे थे कि लर्निंग टू राइट, हाँ, लिखने की अहमियत पे ना, लिखने कि की लिखना अहमियत क्या कितना है, हम किस तरह इम्पोर्टेंट सीखें, है। लेकिन जो भी हमने बहुत तफसील से बात नहीं की। अच्छा, किसी और हाँ वक्त कर चले, सकते हैं। नहीं मैं चाहूँगा कि इसको अगर थोड़ा सा बयान कर ही दें कि कैसे मतलब एक जर्नल अगर कोई लिखने की बात करता है, ठीक है ना, मतलब लर्निंग टू राइट की तरफ कोई आता है, लिखना सीखना चाहता है, तो क्या उसको 2-4 टिप्स देना चाहेंगे आप लिखने के हवाले से मेजर? देखें, अभी अगर जैसे मैं कहूँ एक कि तो आपने कहा ना पढ़े, रीडिंग अच्छी जी हाँ, करें जी हाँ, अपनी, जी हाँ। और क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी और बुनियादी चीज़ तो रीडिंग ही है। हम्म हमारे यहाँ चूँकि देखिए हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अच्छे, मैं जब अक्सर अपने बच्चों से ये बात कहता हूँ, जब मैं उनको घर में उनको उनकी कोचिंग कर रहा होता हूँ, कुछ चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि बेटा आप लोग रीडिंग करें और एक डाइवर्स टॉपिक्स पे रीडिंग करें। एग्जैक्टली। आप आमतौर पर ये होता है समटाइम्स हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जहन ओपन नहीं होता। एक और चीज़ मैंने किसी जगह पढ़ी थी मैंने कि जो ये विकेबलरी होती है या ये वर्ड्स होते हैं, ये इनफैक्ट दे ब्रिंग अलॉन्ग आइडियाज विद देम। कोई नया वर्ड जो होता है, जब नया वर्ड सीखते हो आपने एक वर्ड नहीं सीखा, इनफैक्ट आपने एक नया आइडिया सीखा होता वाह, बहुत खूबसूरत बात। है। जी, तो अब जब अगर हमारी रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग होंगे, हम क्रिटिकली रीड करना सीखेंगे, तो हम क्रिटिकली राइट करना भी सीखेंगे। एक तो चीज़ ये हो गई। फिर साथ साथ ये कि हम रीडिंग अपनी राइटिंग अपनी बढ़ाएं, हम ज़्यादा मौज़ूआत पर लिखें, हम रैंडम लिखें, हम फ्री राइटिंग करें। तो इन चीज़ों से ये हुआ कि हमारी राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी। ओके। और साथ साथ ये कि हम उसको ये देखें कि हम राइटिंग में हम उसको मैच करें किसी अच्छे पीस ऑफ राइटिंग के साथ। हम ये देखें कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हम साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जिस तरह हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशंस के दौरान गुफ्तगू में जब हमारे कुछ साइन पोस्टिंग होती है, डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं, यानी कि जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिससे सामने वाला ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि हम नेक्स्ट वर्ड क्या बोलेंगे, हम नेक्स्ट आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है बट, लेकिन, तो अब आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको ऐसी बात कहनी है जो उसके मुतज़ाद है जो मैंने पहले कही। तो ये सारे डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये। तो ये हमारी राइटिंग में इस तरह नहीं आ पाते। हमारी राइटिंग बहुत फीकी सी होती है, बड़ी इन तमाम चीज़ों के बगैर। ऐसा नहीं है कि इफ और बट्स नहीं होते, लेकिन जो इसमें एडवांस चीज़ें हैं वो हमारी राइटिंग में कम नज़र आती हैं। तो हमें ज़रूर इस बात की है कि हम पहले तो ग्रामर को भी समझने की कोशिश करें। होता असल में ये कि जो आपने एक बात कही कि लिखने के हवाले से प्रॉब्लम सारी जो मैंने देखा हुई आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ अगर हम जब इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपने जहन के अंदर। अच्छी ट्रांसलेशन से ये नुकसान ये होता है कि इनफैक्ट देखा जाए ना तो हम वो हमारी जो इंग्लिश होती है ना वो पाकिस्तानी इंग्लिश होती है, वो एक ट्रू इंग्लिश नहीं होती। ऐसे ही है, क्योंकि इंग्लिश के जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं, इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है, हमें ये समझना चाहिए। इंग्लिश का बैकग्राउंड, इंग्लिश का कल्चर डिफरेंट है, उर्दू का कल्चर डिफरेंट है। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इंतखाब, अल्फाज का जो एक स्ट्रक्चर है, कनेक्शन है, वो डिफरेंट है दोनों ज़बानों के अंदर। दोनों ज़बानों में आइडियाज़ को डिफरेंट अंदाज में पेश किया जाता है, मफहूम अलग अलग अंदाज से बयान होता है। इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस बाज़ औक़ात बहुत कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं और होते भी हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं।
उर्दू के अंदर जुमले आमतौर पर सादा होते हैं, रमा दवा होते हैं, तो अगर हम उसी तरह इंग्लिश लिखेंगे तो वो खूबसूरती उसमें नहीं आ पाती है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर लिखने की हम बात करें तो ये बड़ा इन डेप्थ एक काम है, इसके लिए एक बड़ी एक लॉन्ग टर्म कोचिंग और प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा ना क्रिटिकली रीड करना होगा, जी हाँ। तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी थोड़ा एक दो बातें बता देंगे कैसे क्रिटिकली रीड किया जाए। जैसे एक तो आपने बताया ना कि डाइवर्स मुताला, जी जी। ठीक है ना, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ें और उससे ये होगा कि आइडियाज़ अच्छे जनरेट होंगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे मिलेंगे और एवरी वर्ड इज़ अ न्यू आइडिया। तो मुझे बताएं कि रीडिंग के हवाले से कुछ स्किल्स, कुछ टिप्स अगर देना चाहें आप। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हम जब बात कर रहे थे या क्रिटिकली रीडिंग की हम हवाले से बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, अगर हम उसको बहुत सिंप्लीफाई अंदाज में बयान करें, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई डेफिनेशन नहीं उसकी, उसको हम उसमें 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें। उसमें एक तो ये है कि एनालिसिस, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि इवेल्युएटिंग द एविडेंस, ओके ठीक है, एंड फॉर्मिंग साउंड जजमेंट। ओके। अब एक चीज़ ये होती है कि क्या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो हम रीड कर रहे हैं, पीस ऑफ मटेरियल को हम रीड कर रहे हैं, क्या हम उसको एनालाइज कर रहे हैं? एनालाइज का मतलब ये होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, ओके। ठीक है, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप देखना। आप किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपको उसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, चीज़ों में, कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ सकें कि इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। ओके ओके ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, एक पेन के अंदर जो एक तो उसकी बॉडी होती है, उसका एक रिफिल होता है, उसकी निब होती है, तो इसके ये पार्ट्स हैं। तो अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेन कैसे बनता है। तो ये पार्ट्स हैं उसके। तो इसी तरह रीडिंग के अंदर भी यही है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन तो करें, उसको थोड़ी समझने की कोशिश करें, इन डेप्थ उसको थोड़ा देखें। हमारे यहाँ क्या कल्चर है, जिसको मैं अभी उस पर आऊँगा मैं फर्दर, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा हम देखें। राइटिंग के अंदर भी इसी तरह ये कि इनफैक्ट हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, हम सरफेस रीडिंग कर रहे होते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर रहे होते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा याद दिला रही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये एक बड़ा एक एक्सीलेंट टूल है इसमें लर्निंग के हवाले से, और इसके 6 लेवल्स हैं। अच्छा। और वो जो 6 लेवल्स हैं वो है, अगर आप देखें तो पहला लेवल इसका है रिमेम्बरिंग, ओके दूसरा है अंडरस्टैंड, ओके तीसरा इसका लेवल है अप्लाई, ओके। चौथा लेवल इसका है एनालिसिस या एनालाइज, इसका 5वां लेवल जो है वो है इवैल्यूएशन, और उसका 6वां लेवल है वो क्रिएशन या सिंथेसिस। यानी ये लर्निंग के स्टेप्स हैं। ये लर्निंग के स्टेप्स हैं। ओके, सबसे पहले रिमेम्बर मतलब याद करना। अच्छा, अगर कोई, अच्छा, ये सारे के हायरार्किकल है, यानी कि जी जी जी। हर स्टेप जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपने हाँ, कोई चीज़ रिमेंबर नहीं की तो उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, स्टैंड मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्चुअली अगर इसको फर्दर जो एजुकेशनिस्ट हैं उसको इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, डिवाइड किया है। अच्छा। एक चीज़ तो है लो ऑर्डर थिंकिंग, एक है हाई ऑर्डर थिंकिंग। ओके। लो ऑर्डर थिंकिंग जो है वो ये है रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, दिस इज लो ऑर्डर थिंकिंग। अगर हम बात करें कि व्हाट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग, तो एनालाइज, इवैल्यूएशन और उसके बाद क्रिएशन, राइट। अच्छा, अब आप गौर करें हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादातर जो हैं लो ऑर्डर थिंकिंग पर। हाँ, हमारे किस रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई। इसको याद करो, मेमोरी रट्टा मारो। अच्छा, समझना क्या है, देखें, समझना भी कोई हाई ऑर्डर थिंकिंग क्यों नहीं है आपके, अंडरस्टैंड क्यों हाई ऑर्डर थिंकिंग क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपने कोई फैक्ट्स मेमोराइज कर लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला है आपने मेमोराइज कर लिया, ठीक है। अब उसको ये कि अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने कोई डायरेक्शन फॉलो करना है, आप ये काम कर लें, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे करना है, आपने कर लिया। अप्लाई करने का ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फार्मूला याद किया, उससे आपने कोई चीज़ें सॉल्व कर ली, लेकिन आप कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। हाई ऑर्डर थिंकिंग एक्चुअली जो टॉप के अंदर है, पिरामिड देखेंगे आप उसका, और ये टीचर्स हैं सुन रहे होंगे तो उन्हें ज़्यादा पता होगा कि ये जो करिकुलम डिज़ाइनर होते हैं वो इससे काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये एक लर्निंग और असेसमेंट टूल भी है। लर्निंग आउटकम्स जो बनते हैं बुक्स के अंदर वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ही बनते हैं, ओके, मुख्तलिफ लेवल्स के। तो अच्छी जैसे किताबों में तो आपको नज़र आएंगी चीज़ें, अच्छे जो पब्लिशर्स हैं उसमें नज़र आएंगी और होती भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मैंने देखा है तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो
लो ऑर्डर थिंकिंग पर ही रह जाते हैं, सिर्फ पर- रेक्टिफिकेशन पर रह जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, इसी वजह से ही जब हम देखते हैं आगे जाकर, जब वो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ उनको इश्यूज आते हैं और वो कहते हैं यार ये पता नहीं हमसे क्या मांग रहे हैं, ये इंग्लिश तो हमारी टेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारी कुछ और स्किल टेस्ट कर रहे हैं। तो वे स्किल जो टेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली वो एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएशन, ये क्रिएटिविटी है, ओके ओके इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। ओके फाइन फाइन तो जबरदस्त ये चीज़ है। तो अब ये तमाम फैक्टर्स अगेन हम देखें तो आते बॉइल्स डाउन टू व्हाट, राइटिंग। राइटिंग ठीक करेंगे तो हमारी जो लर्निंग्स हैं वो काफ़ी बेहतर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राइटिंग जब बंदा करता है तो वहाँ उसको दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो एनालाइज, इवैल्यूएशन जी 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 और वो क्रिएशन वो सब आ जाती है। मतलब आप एक डीप कॉम्प्रिहेंशन चाह रहे हैं तो आप सरफेस रीडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, यही क्या, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्या यही राइटिंग टू लर्न का मतलब है? एग्जैक्टली उसका मतलब यही मतलब हम नतीजे पे पहुंच गए। लेकिन तफसीलात बाकी है। तफसीलात बाकी है, अच्छा अच्छा। सही सही सही। क्योंकि तफसीलात में जाए बगैर बात समझ हाँ नहीं बिल्कुल है, बताएं ना, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कंटिन्यू जी। रखें ना। अच्छा देखिए, अब एक्चुअली जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि राइटिंग फॉर लर्न से मुराद यही है कि हम एक तो उस कल्चर से बाहर आए जहाँ सिर्फ चीज़ों को रटा जाता है, ओके, उससे अच्छा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि रट्टाफिकेशन वाला कल्चर खत्म। ख़त्म होगी। बेहतरीन। मैंने आपसे, अच्छा अब आप फॉर एग्जांपल आपके जहन में एक सवाल ये आ सकता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राइटिंग फॉर लर्निंग, तो स्टूडेंट्स तो लिख रहे हैं क्लास में, हाँ ठीक है, सही लिखते हैं। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टेम क्लासेस की बात करें तो वहाँ पर भी लिख रहे हैं। जो आम जो दीगर वो हैं आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर भी लोग लिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिख रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, बात ये लिखने की सिर्फ नहीं है, मैंने आपसे वही कहा ना कि एक तो है हम लिख रहे हैं असेसमेंट के लिए, ताकि हम जो लिखें टीचर उसको असेस करें, हाँ हमारी ग्रेडिंग करें और हम आगे बढ़ जाएं, हाँ हाँ हम राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं कर रहे, ओके, हम सिर्फ हमारी असेसमेंट के लिए कर- कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रही है। इनफैक्ट हम देखें लिखने में हम क्या करते हैं, हमने कुछ फैक्ट्स याद किए, हाँ राइट, और अपनी टीचर क्या करते हैं, टीचर ये करते हैं कि इनफैक्ट आपकी नॉलेज और आपका रिकॉल, मेमोरी, इसको असेस कर रहे होते हैं। आपसे कोई सवाल किया गया, आपने कहा ओके ये इसका जवाब है, तो उसमें क्या चीज़ हो रही है, आपकी नॉलेज और आपकी मेमोरी असेस हो रही है। सही बात है। तो ये मैंने आपसे अर्ज किया था, मैंने ये लो ऑर्डर थिंकिंग है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं है, गॉट इट। ठीक है। अब उसके लिए क्या किया जाए, इसका मतलब ये होगा जो अभी जो लिखा जा रहा है क्लासेस के अंदर वो सफिशिएंट नहीं है, नहीं है, ओके उसके लिए हमें इन डेप्थ जाना होगा, ओके उसके लिए हमें राइटिंग करनी होगी। अच्छा, वो राइटिंग टू लर्न या राइटिंग फॉर लर्निंग क्या है, उसके असल फ़ायदे क्या हैं? देखें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, बच्चा उनको समझ सकता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट को बच्चा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बच्चा समझ बच्चा समझ सकता है। बच्चा ये जो भी क्लास का होगा अच्छा वो इस तरह अगेन उसको जब वो लिखेगा, देखिए लिखना और बोलने में फ़र्क है। सही है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हमारी नॉलेज है, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठेंगे वो एक तरतीब आती है, एक तरतीब होती है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आता हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं। हम जब जो हम बोलते हैं वो हम उसको ठीक कर सकते हैं कि मैंने ये बात इस तरह नहीं इस तरह कही है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है, जो पढ़ने वाला है उसको वही पढ़ेगा जो लिखा हुआ होगा। यानी बोलते हुए बंदा बेलगाम होता है लेकिन लिखते हुए लगाम होती है, और लगाम बड़ा एक के ना वो। बहुत सही आपने कहा, ऐसा ही। अच्छा, आप देखें ना कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसे हम अपने अल्फाजों में लिख नहीं पाते। जी जी जी। और उससे एक अंदाज़ा ये होता है कि यार ये शायद चीज़ है ना सही तौर पे समझी हुई नहीं है। यस, बहुत सही पॉइंट आउट किया। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। क्योंकि जो चीज़ सही तौर पे समझी होगी वो बंदा लिख भी लेगा। देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स जो अंडरस्टैंडिंग है आइडियाज़ की, ये बेहतर होती है, ठीक है। और उसकी वजह मैंने आपसे कहा कि क्या जब राइटिंग हम करते हैं तो हमें एक्चुअली किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने कहा ना कि क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। हाँ और जैसे हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, इसके लिए हमें जो एविडेंस हमारे पास आई है हमें उसको थोड़ी सी
परखते हैं, जांचते हैं। अगरचे बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब रिवाज ये हो रहा है कि हम ये काम भी नहीं कर रहे। इसकी एक मिसाल देख लें कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पर हम जो पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं उसमें आधे से मार्का भी होती हैं, कॉल बुजुर्गों से मंसूब किए हुए भी होते हैं। हम ये जहमत भी नहीं करते हैं जानने की कि आया कि वाकई ये सही है या नहीं है। एग्जैक्टली। हम तहकीक ही नहीं करते, यानी कि हम जो एविडेंस है, हमारे पास जो चीज़ आई है उसको परखते भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बस हमारा काम है उसको फॉरवर्ड कर देना। लेकिन लिखने में ये होता है कि चूंकि कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि अगर आपके नाम से आगे जाएगी या आप कहीं उसको देंगे तो आप चाहते हैं कि वो एक्यूरेट हो, उसकी उसके वो उसका बैकग्राउंड सही हो, उसकी सोर्स सही हो। सही सही तो ये एविडेंस इनफैक्ट आपको उसमें चाहिए होती है। फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो लिखें, आपकी जजमेंट, आपने जो राय कायम की वो सही हो। तो जब राइटिंग करते हैं आप तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, हाँ स्ट्रक्चर के साथ साथ ये करते हैं। फिर एक चीज़ और भी है कि आपके अंदर कंसेप्चुअल लर्निंग पैदा होती है। सही। यानी कि आप इनफैक्ट जैसा भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम बगैर समझे हुए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जब लिखने बैठते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ हमने सही समझी नहीं है। एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते। हमने सिर्फ कोई चीज़ को किसी आइडिया को कि किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ याद किया होता है। हमने उसके कॉन्सेप्ट, यानी कि वो चीज़ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसके, हमें ये पता ही नहीं होता। हमें AI क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमें हो सकती है, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स के क्या है हमें ये नहीं पता होता। तो हम उसके बारे में एक राय कायम करना शुरू कर देते हैं जो कि सही नहीं होती। लेकिन हम लिखते हैं बैठे हैं कि AI क्या है तो हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जमा करें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ और भी होती है, जब स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं तो वो जो मीनिंग्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं उसको आसान अल्फाज में कि उसकी तशरीह भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं कि यार ये जो बात है इसका क्या मतलब निकल रहा है। जी 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 जी। आपको लिखने के लिए जब आप लिखने बैठेंगे, जैसे वही बात, पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना कि आप देखिए, लिखने का मतलब ये होता है ना कि बात की वजाहत करना। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई कि मैं जो लिख रहा हूँ इसका पहले मैं समझ तो लूँ उसकी मीनिंग क्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। और ये सब बात हो रही है कि हम जो अब लिख रहे हैं वो असेसमेंट के लिए नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं लर्निंग के लिए एक्चुअली। और लर्निंग जो आती है वो इन चीज़ों से मिलकर ही आती है। अच्छा, तो ये मुझे बताया ना जरा कि हम लर्निंग के लिए लिख रहे हैं, इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, मतलब इसके स्टेप्स क्या हैं? हाँ, यस, हम इस पर डेफिनेटली आएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक होता है ना कि भाई लिखना सीख रहा है बच्चा, तो उसको बताते हैं कि भाई क्या किस तरह लिख रहे हैं। पहले अल्फाज का तारुफ होता है, फिर उसको वो है ना हाथ पकड़ के चलाई जाती है पेंसिल, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अब लर्निंग, राइटिंग फॉर लर्न, इसके बुनियादी स्टेप्स क्या है? 1 2 3 4 इस तरह मुझे बताएं थोड़ा सा। आप सब इस पर जरूर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ों की वजाहत हाँ, हाँ, और कर दूं, बिल्कुल। उसके बाद मैं इस पर इंशाल्लाह जी, जी, आऊँगा। देखिए, एक तो चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ कही ना कि एक और मेरे जहन में पॉइंट था, ख़ास तौर पे जो है वो जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं, स्टेम क्लासरूम्स हैं हमारे, हाँ हाँ, उस हवाले से। अच्छा इस पे मैं आऊँगा। जी जी, अच्छा नहीं, मैं इसको इसके बेनिफिट के हवाले से बताना चाह रहा था। अच्छा, बेनिफिट्स पे बताना चाह बेनिफिट्स रहे थे। बताना चाहते कि फ़ायदा क्या है। एक्चुअली होता ये कि आपने देखा होगा कि उसमें जो एक एक एक्टिविटी होती है जो हमें साइंस के, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के सब्जेक्ट हमारे हैं, वहाँ तो सारा काम प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल तकरीबन। है, हाँ लिखने का काम कम है। हाँ, अच्छा, वहाँ पर लिखने का फ़ायदा एक्चुअली क्या है? सही। ठीक है ना, वहाँ एक्चुअली एक आइडिया है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा। हम ये कहते हैं, उससे मुराद ये है कि एक्चुअली अगर आप ये अगर हम ये कहें कि स्टेम क्लासरूम में लिखना जो है वो एक्चुअली किस शक्ल में ज़्यादा होता है, तो हम ये देखेंगे कि वो ग्राफिकल ज़्यादा होता है। वहाँ हमें ग्राफ बनाने होते हैं, वहाँ हमें चार्ट से ग्राफ बनाने होते हैं, डायग्राम्स बनानी होती है। सही है। अच्छा, इक्वेशंस होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। सही है। अच्छा, इन सब को भी डिज़ाइन करना, एक इफेक्टिवली डिज़ाइन करना, ये भी राइटिंग का ही पार्ट है। ओके। अच्छा देखिए, आपको डायग्राम बनाते हैं, कोई फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर कोई या केमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन है, आपने उसकी डायग्राम बनाई और उसके बाद उसको एनोटेट कर रहे हैं। तो ये एनोटेट करना है ना, ये इटसेल्फ ये बड़ी शानदार एक्टिविटी है। और आप देखें तो ये बज़ाहिर एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सही। क्रिटिकल थिंकिंग भी इसके अंदर है, सही। एनालिसिस भी है, और इसके अंदर जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप जो
मतलब एक तो ये कि आप एक्यूरेटली उसको लेबलिंग जब कर रहे होते हैं, नोटेट कर रहे होते हैं, और उसको सही तरह बयान भी आपको जी करना जी होता है। जी जी। तो ये तमाम राइटिंग प्रोसेस का तो ये इसके जो बेनिफिट्स उसके ये है। एक चीज़ और भी है राइटिंग के हवाले से, फिर उसमें आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। वो ये है कि इससे मेटा कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। अच्छा, जी। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? बस बज़ाहिर तो ये बड़ी एक फैंसी टर्म हमें लग रही है सुनने में हाँ। ना, लेकिन एक्चुअली ये हम जो हमारे टीचर्स हैं जानते होंगे अच्छी तरह, और जो हमारे दीगर सुनने वाले भी हैं, कि कॉग्निशन जो है हमारे एक थिंकिंग प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं। और जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारा कॉग्निशन के अंदर आता है। लेकिन मेटाकॉग्निशन क्या है? मेटाकॉग्निशन एक्चुअली इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अच्छा, आप तो मुझे आप ये बताएं कि कभी आपने ऐसे सोचा है कि आपके दिमाग में आया हो कि मुझे पता है इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? आप अपनी सोच के बारे में जानते हो? नहीं, कभी ऐसा गौर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कभी गौर कीजिएगा कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन में क्या ख्यालात गुजर रहे हैं। असल में ये एक पहलू यानी अपने ख्यालात को भी वो फोकस करना, हाँ, यूं अपने ख्यालात को भी फोकस नहीं करना, पकड़ना, नहीं फोकस करना नहीं, फोकस करने का अलग चीज़ अपने है। ख्यालात को भी मिसाल के तौर पे वो करना, एनालाइज करना कि ये ख्याल आ रहा है, ये ख्याल आ रही हाँ, है। अच्छा, इस पे हम बाद में जाएंगे। सही। एक्चुअली होता ये है, पहला मरला है अच्छा, अवेयरनेस। एक मिनट, उसको 15 मिनट का बोल दें। हाँ। अच्छा, पहला मरला है अवेयरनेस। अच्छा अच्छा। हाँ, कि क्या हम इस बात से आगाह हैं कि हमारे जहन में चल क्या रहा है। हाँ, अच्छा, ये वैसे ये तो पहलू ऐसे ये तो पता होता है ना नहीं, नहीं, लोगों नहीं, को। ये तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। हाँ अगर आपको ये पता है कि दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ। तो यू नो अबाउट योर थिंकिंग। ओके। तो ये तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है सही कि है। आपको पता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। ये अवेयरनेस है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होते। मिसाल के तौर पे किस तरह? अच्छा देखें, मिसाल के तौर पे ये कि जो जो इस वक्त जो माइंड साइंटिस्ट हैं और जो हाँ इस पे काम कर रहे हैं, कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जहन में हज़ार ख्यालात पैदा होते रहते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें से 95% वो होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। सिर्फ 5% जो होते हैं जो कि नए ख्यालात कुछ होते हैं। अच्छा, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम एक नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हम अगर हमें पता ही नहीं हमारे ज़हन में ख्याल किस किस्म के आ रहे हैं, तो ये एक अलग मौजू है कि इस पे गौर करना। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेटाकॉग्निशन। तो अगर कोई जो स्टूडेंट लिखता है तो वो ये अपना जहन के वो जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा लिखने का अंदाज क्या है, मेरा पढ़ने का अंदाज क्या है। तो ये हाँ। अवेयरनेस होना जो है ना, ये मेटाकॉग्निशन है। और ये राइटिंग सिखाती ये है। राइटिंग से आती है और ओके। इसकी ग्रोथ होती है फिर। ओके। तो अगर आप देखें तो कितने 5 या 6 हमने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, हाँ बड़ी बातें मतलब बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की हैं, ये फ़ायदे उससे हासिल होते हैं राइटिंग से। हाँ, तो ये मतलब है राइटिंग टू जी लर्न का। जी 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 जी, वो ये था एक्चुअली, खुलासा कहने से हाँ। ये है। जी हाँ। सही सही सही। तो इसके मतलब है ना, बेनिफिट मतलब इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए, किस तरह इसको स्टार्ट लिया जाए? जी जी, देखिए इसमें ये हो सकता है कि टीचर्स असाइनमेंट दें स्टूडेंट्स को। अच्छा। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं असाइनमेंट तो उनको वैसे ही बहुत मिलती हैं, क्लासरूम में टाइम नहीं होता, वो बच्चे अपना ये काम करेंगे या वो करेंगे। तो उसमें ये हो सकता है कि हम उनको मुख्तसर एक एक इसका एक टूल है, जो आपने कहा ना कि कुछ टूल्स या कुछ टेक्निक्स हों, हाँ। उसका एक टूल ये है कि एक टूल कहलाता है मिनट पेपर या 1 मिनट पेपर। मतलब आपने ये करना है कि उसको एक्टिविटी देनी है जो 1 मिनट में उसने करनी है। अच्छा। फॉर एग्जांपल उसने लिखना है कि आज आपने कोई टॉपिक उसको पढ़ाया, जो टीचर हैं उन्होंने, और अब ये बच्चे से कहना है कि आपने आज क्या नया कॉन्सेप्ट सीखा है, वो आप अपने अल्फाज में लिखें। तो कॉन्सेप्ट जब सीखना लिखेगा वो, और उसको एक मिनट के अंदर उसने लिखना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना, वो लिखना है। और उसकी असेसमेंट जो है उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, गूगल क्विज के ज़रिए हो सकती है और गूगल क्लासरूम्स के ज़रिए हो सकती है। तो उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, ज़रूरी सही। नहीं टीचर उसको सारी वो करें। इसी तरह एक तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चे लिखें और लिखकर उसको अपने जो इसको पीयर रिव्यू कहते हैं, कि दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसको रिव्यू कर लें कि आपने कैसे लिखा, वो उसको दे, वो बताए कि इसने कैसे लिखा। तो ये लिखने की एक्टिविटी क्लासों में इस तरह शुरू हो सकती है। और फिर इसके अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाए। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे अब कोई एक मैथ का प्रॉब्लम है, कोई सीखा, कोई फार्मूला सीखा, अब बच्चा उस पर लिखिए कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है इस फार्मूले की। ये कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा, क्या सीखा इसमें, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपकी इसमें क्या है, आपको ये सीखने से इंसाइट क्या मिली। तो छोटी छोटी असाइनमेंट होंगी लिखने की,
जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर कोई उसको एनालिसिस करना पड़े, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को दी जाए तो बच्चा लिखने पर माइल हो सकता है। ओके 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 ओके, सही। जी अच्छा, ये आपने जो है ना फ़वाइद भी बता दिए, टूल्स भी बता दिए, सारा कुछ आपने बता दिया। स्टेम वाली क्लास हो या नॉर्मल क्लास हो, ज़ाहिर है जो है ना प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है ना, बच्चे इतना आसानी से तो लिखते नहीं है, स्टूडेंट्स इतना आसानी से तो लिखते नहीं है। तो ये जो इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं, मतलब बातों का टीचर इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती, तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आपकी नज़र में? अच्छा, चैलेंजेस तो आपने खुद बता भी दिए, हाँ और इसमें चैलेंज वाकई यही है, क्लास समटाइम्स क्लास रूम्स बड़े होते हैं, बच्चे हाँ ज़्यादा होते हैं, तो जी अगर जी। वो इसमें लिखना शुरू करेंगे तो कैसे होगा फिर। कोर्स कवर नहीं होगा भाई, एक cover मिनट में नहीं तो होगा। बच्चा लिखेगा जी हाँ, नहीं, जी हाँ, वो जी 5 मिनट लेगा जी आपसे, जी तो 5 मिनट वैसे ही निकल गए। जी निकल गए। और इसी तरह ये कि समटाइम ऐसा भी होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग्स नहीं होती, हाँ और हमें कॉम्बिनेशन नहीं होती कि वो ऐसे ऐसे असाइनमेंट डिज़ाइन कर सकें जो कि इस तरह के चीज़ों को इम्प्रूव करें, एग्जैक्टली ना, वो एग्जैक्टली। असाइनमेंट नहीं हो पाते। और इसी तरह समटाइम टीचर ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना ही नहीं आता है, तो भाई हमसे लिखवाएं क्या उनसे हम। एक पहलू ये होता है। और एक ये भी हो सकता है कि समटाइम के जो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लास के या कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे वो अलाइंड नहीं है, तो हम क्यों करें काम, हाँ हाँ फर्ज हाँ हो। हाँ हाँ जी जी जी। ये चीज़ है। अच्छा, इसमें जो है हमने कुछ चीज़ें हम डिस्कस हमने पहले की, जैसे वही कि तो हमने वो पहले डिस्कस कर ली। वो ये था कि हम, जैसे आपसे मैंने कहा कि एक्टिविटीज़ ये मुख्तसर हों लिखने की, जो छोटे क्लासेस हैं उसमें चीज़ें मुख्तसर हों, लेकिन मकसद सिर्फ ये हो कि उनको इनकरेज करना लिखने के लिए। तो हम अगर उनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे लिखना सिखाएं, कोई उनको किसी उनको ये उनसे पूछें कि आपने आज ऐसा क्या सीखा, उस पर वो लिखें, तो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो ज़्यादा लिखने पर माइल हो सकते हैं। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी पहला स्टेप ये आ गया कि बच्चों को लिखना सिखाना है, और दूसरा स्टेप ये आ गया कि उन्हें लर्निंग के लिए लिखना सिखाना है। जी यानी उनको अपने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है, और ऐसी कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज़ देनी है कि जिसमें वो जब इन्वॉल्व होंगे, और जिसमें इन्वॉल्व होकर जब वो लिखेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होंगे, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, और उनके अंदर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बढ़ेगी, डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। और जाहिर है कि वो फिर जब वो लिख लेंगे किसी चीज़ को अपने अल्फाज में, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उसको अच्छे से समझ लिया है, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर लिया है, तो वो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लेन करने के भी काबिल हो जाएंगे अच्छे अंदाज से। बिल्कुल। वो उसको अच्छे अंदाज से जो है ना बता भी सकेंगे। वरना जाहिर है अगर वो लिखा हुआ नहीं होगा तो वो उसको फिर शायद कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो लफ्ज़ उनका साथ ही देंगे, वो आगे पीछे जो है वो निकल जाएंगे। तो वाकई इसके जो है ना वो बड़े फ़ायदे हैं। आप इस हवाले से मैं ये हाफिज़ साहब कहना चाहूँगा कि एक जहन में, जैसे आपने शुरू में एक बात बड़ी दिलचस्प कही थी, वो ये कि ये चैट जीपीटी का दौर है। हाँ तो अब एक सवाल जहन में ये आ सकता है, टीचर्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, पेरेंट्स के भी, कि जब फिर लिखने की फ़ायदियत क्या है। हमने शुरू में डिस्कस की थी बात, वैसे ही है, लेकिन इसको तो रिकैप करते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें तो रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा। आप देखें, आप अगर एक लॉयर हैं तो आपने एक लीगल केस तो राइट करना है, बताना है, लिखना है ना। आप ख्वाह वो किसी की भी हेल्प लें, लेकिन आपने कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी है, आपने जो है एविडेंस को इवेल्युएट तो करना है, कॉन्सेप्ट तो आपका कॉन्सेप्ट तो आपका होना चाहिए। हाँ वो जब ही आएगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस की हो। सही बात है। इसी तरह जो अगर इंजीनियर आप हैं हाँ तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, प्रोजेक्ट में एक रिपोर्ट लिखनी है। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो आपने उसके अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरियन हैं तो आपने टाइम लाइन्स के हवाले से रिसर्चर हैं। रिसर्चर हैं, ठीक है। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर हैं, आप कहीं पर भी हैं, तो राइटिंग के एलिमेंट तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपके पास ख्वाह कैसी टूल क्यों ना आ जाए, लेकिन जो एक्चुअली जो असेसमेंट टूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, वो राइटिंग से आप सीख सकते हैं सही तरह। इसीलिए हम बाहर मुल्कों में भी और अच्छे इदारों में भी राइटिंग पर जोर दिया जाता है। मतलब अगर आप असेसमेंट करना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना चाहते हैं, तो राइटिंग भी करें। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो अगर क्रिटिकल, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर पैदा करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, तो उनसे लिखवाएं चीज़ों को, तो वो सोचेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे और लिखेंगे, तो इंशाल्लाह उसे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि लर्निंग और डेवलपमेंट के आप जो है ना वो स्पेशलिस्ट हैं,
तो इस फील्ड के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, फिर हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे पॉडकास्ट को। देखिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, हाँ। और ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है कह लें वो कॉर्पोरेट और एजुकेशनल ट्रेनिंग्स के अंदर ही है। हम्म। और इसका मतलब यही है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग डिज़ाइन करना कॉर्पोरेट के लिए भी, और कोई एजुकेशन मटेरियल तैयार करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए या स्कूल्स के लिए, तो ये इससे मुताल्लिक़ है। एक्चुअली जो इससे मुताल्लिक़ कंटेंट है, ये ट्रेनिंग्स हैं, इसको बनाने और इसको डिलीवर करने से मुताल्लिक़ है। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इसी के साथ फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।